बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सेल्फ परसेप्शन थ्योरी और इससे आगे का कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सेल्फ परसेप्शन थ्योरी को हमने लास्ट क्लास में देखा था और आज की क्लास के अंदर हम इसमें इससे आगे का मतलब हम स्टार्ट करेंगे। सेल्फ परसेप्शन थ्योरी ये कहती है कि एटीट्यूड्स आर यूज्ड आफ्टर द फैक्ट टू मेक सेंस आउट ऑफ एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। परसेप्शन को समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि व्हाट इज़ परसेप्शन, व्हाट डू यू मीन बाय परसेप्शन। देखिए परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन होता है एक आपने तासुर बना लिया किसी के मुतालिक। मिसाल के तौर पे कि यार ये बंदा काम ही नहीं करता या इसके अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम है या व्हाट्सोएवर, ये परसेप्शन बन गया है। वो सही गलत हो सकता है, वो बात की बात, ठीक है। और इसी से आई है एक सेल्फ परसेप्शन थ्योरी कि आपने अपने एक परसेप्शन बना लिया और वो ये कहती है थ्योरी, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त लिखा है कि एटीट्यूड्स आर यूज्ड आफ्टर द फैक्ट टू मेक सेंस आउट ऑफ एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड। कि एटीट्यूड यूज़ किए जाते हैं उस फैक्ट के बाद जो कि एक एक्शन अकर हो गया। मिसाल के तौर पे आपने किसी को डिसीव किया या धोखा दिया, अब ये एक्शन एक हो गया है धोखा देने वाला, ठीक है। अब दूसरे बंदे का एटीट्यूड जो है आपसे मुतालिक चेंज होगा, जैसे कि इस डायग्राम में शो किया गया है। ये शतरंज है और शतरंज की जो चाल है इसके हिसाब से शो किया गया कि भाई इस एटीट्यूड का ये मतलब है, ठीक है। तो ये एक इशू आता है, सही है। तो ये आप देख लें कि एटीट्यूड आपका डेफिनेटली डिफरेंट होगा। अब इस बंदे का एटीट्यूड डिफरेंट है तो सेल्फ परसेप्शन थ्योरी ये कहती है। इसमें मजीद हम डिटेल में देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एटीट्यूड कौन कौन से होते हैं, क्योंकि यहाँ हम कोर्स पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और इसके अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर हमने जो है वो बात करनी है जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। 3 टाइप के जॉब एटीट्यूड्स यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एटीट्यूड में जो है जॉब सेटिस्फैक्शन क्या है? अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड और नेगेटिव फीलिंग्स दैट एन इंडिविजुअल होल्ड्स हिज और हर जॉब। देखिए जब भी आप जॉब करते हैं तो उसमें सेटिस्फैक्शन या अनसेटिस्फाई होने का एक एलिमेंट शामिल रहता है, ठीक है। तो जॉब सेटिस्फैक्शन क्या है कि अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड और नेगेटिव फीलिंग्स, यानी कि एक कलेक्शन है जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग्स की है, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल अपनी जॉब से मुताल्लिक होल्ड करते हैं, यानी कि आप जॉब से सेटिस्फाई हैं या नहीं है, सिंपल स्टैट। एक है जॉब इन्वॉल्वमेंट। ये मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको कि जॉब इन्वॉल्वमेंट से क्या मतलब है। जॉब इन्वॉल्वमेंट से मतलब ये है कि आप अपनी जॉब में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर जगहों पे भाई हर मीटिंग में आपको बुलाया जा रहा है, हर फैसला करने में आपकी राय ली जा रही है, हर वक्त आपका नाम हो रहा है, सुबह से शाम तक अगर कोई काम आपसे रिलेटेड नहीं भी है फिर भी वहाँ आपसे मशवरा लिया जा रहा है, तो आप हाईली इन्वॉल्व हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। जॉब इन्वॉल्वमेंट है। टीम वर्क हम देखेंगे आगे, तो टीम को अगर हम बात करते हैं तो टीम के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो टीम के अंदर हर बंदे को इन्वॉल्व करना पड़ता है। जैसे एफआईपी आप लोग बना रहे हैं तो एफआईपी के अंदर भी जो है आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है, कि हर जो ग्रुप मेंबर है वो इन्वॉल्व हो, ठीक है। इसका वाइस वर्सा ये हो सकता है कि जॉब इन्वॉल्वमेंट ही ना हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं, यानी कि कोई इन्वॉल्वमेंट आपकी तरफ से नहीं है। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट क्या कहती है? आइडेंटिफाइंग विद अ पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गोल एंड विशिंग टू मेंटेन मेंबरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आइडेंटिफाइंग विद अ पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में आइडेंटिफाई करना, एंड गोल्स एंड विशिंग टू मेंटेन मेंबरशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटमेंट होनी चाहिए। अब यूनिवर्सिटी है, अब इसके साथ आपकी कमिटमेंट है एक, ठीक है। हमारी एक कमिटमेंट है और इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हम और आप ये ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं या मिल रहे हैं आपस में। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है कि आप जॉब को बीच में इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल ये इसकी मिसाल है जो प्रैक्टिकल है। प्रॉपर हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होगी, ठीक है। तो आपका आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप कहीं रिज़ाइन भी करते हैं जस्ट इन केस फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपको नोटिस पीरियड देना होता है। नोटिस पीरियड में होता है कि आपके ताकि कायम आपका वाइंड अप हो प्रॉपर हैंडिंग ओवर और प्रॉपर जो है वो हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर जो है वो मामलात अपना चलते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के अंदर आती हैं, ठीक है। और अब आप बताएं कि इसके अलावा और कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट की।
तो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन से कई वादे किए गए कि एज अ कमिटमेंट उन वादों के तौर पे कि भाई उसमें कुछ इथिकल्स भी होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एसओपीज भी होती हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अगली जो स्लाइड है हमारी इसके बाद वो है ये प्रिसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट पीओएस, और ये भी टाइप्स ऑफ एटीट्यूड में आएगी। डिग्री टू विच एम्प्लॉयज फील द ऑर्गेनाइजेशन केयर्स अबाउट देयर वेलबींग। अब ये वो डिग्री है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में और उसके वेलबींग के बारे में किस हद तक ख्याल रखती है, वो कहलाएगी परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। जैसे मिसाल के तौर पे हर ऑर्गेनाइजेशन में एक फ़ंड होता है जिसको एंडोमेंट फ़ंड के नाम से जाना जाता है। यूजुअली अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में। वो फंड इसलिए होता है कि अगर आपकी किसी एम्प्लॉय को पैसों की एकदम ज़रूरत पड़ जाती है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, अल्लाह खैर करे, या इस टाइप से कोई मसला है, तो उस फंड से निकाल के उस बेचारे को पैसे दे दिए जाते हैं। इसी तरीके से अगर किसी का लॉस हो गया है, ठीक है, और किसी के फैमिली में अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो गई है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसमें किस हद तक आपको सपोर्ट करती है। खुदा ना खास्ता आपका अपना एक्सीडेंट हो गया, कोई और मसला हो गया, ठीक है, तो आपको सैलरी आ रही है, नहीं आ रही है, और किस हद तक ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ कोऑपरेट करती है, तो इसकी बेशुमार मिसाल है। आगे चलते हैं, देखते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या है? एन इंडिविजुअल्स इन्वॉल्वमेंट विद सेटिस्फैक्शन विद एन एंथुसियाज्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल के इन्वॉल्वमेंट, उसकी सेटिस्फैक्शन और इंथुजियाज्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपने इंथुजियास्टिक होकर काम करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल्स इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, ठीक है, सेटिस्फैक्शन हो जाएगी और इंथुजियाज्म हो जाएगा। तो ये एम्प्लॉय की एंगेजमेंट होती है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है जी। आगे वाली स्लाइड हम लेते हैं एटीट्यूड सर्वे। ये एक सर्वे फॉर्म होता है बेसिकली, जिसमें लोगों के एटीट्यूड के, वो किस तरह अपनी जॉब के बारे में जो है वो कर रहे हैं, वो मतलब किस तरीके से अपनी जॉब के ऊपर वो कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, और इस मतलब इस टाइप से फीडबैक फॉर्म लिए जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लिसिटिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम एम्प्लॉयज थ्रू क्वेश्चनर्स अबाउट हाउ दे फील अबाउट द जॉब्स, वर्क ग्रुप, सुपरवाइजर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एम्प्लॉयज अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कैसे फील करते हैं, वर्क ग्रुप्स अपने सुपरवाइजर के बारे में, ये फीडबैक है एक तरीके का। उसके लिए क्वेश्चनर्स होते हैं या गूगल फॉर्म्स के थ्रू भी सर्वे कलेक्ट किया जाता है, जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड बना हुआ है कि गूगल फॉर्म्स के थ्रू सर्वे करवाए जाते हैं। सही है जी। ये एक एग्जाम्पल है उस सर्वे फॉर्म की, आपकी बुक से लिया गया है। तो अगर आप यहाँ देखें तो इसके अंदर ये 1 से 5 तक इसकी कैलिब्रेशन की गई है। यूजुअली सर्वे फॉर्म किस तरह का होता है, इससे डिफरेंट भी होते हैं, लेकिन एक सैम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आपकी बुक से ये लिया गया है। एटीट्यूड्स एंड वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, इसको जो समझना इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी है कि जब आप अगर किसी मल्टीकल्चर एनवायरनमेंट में जाके जॉब करेंगे, कल को बाहर जाएंगे, वहाँ जाके जॉब करेंगे या मास्टर्स करने बाहर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, ठीक है, डिफरेंट जो है वो कैलिबर के लोग होते हैं, रिलीजन्स भी अलग होते हैं, और उनका जो है वो गेटअप एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम, लैंग्वेज बैरियर एंड ऑल डैट, एक डाइवर्स किस्म की वर्कफोर्स होती है। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, और मैं समझता हूँ कि लर्निंग एनवायरनमेंट भी वही होता है कि जितना ज़्यादा आप चेंज और डाइवर्स वर्कफोर्स में काम करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी। अब हर बंदे का एटीट्यूड अलग होता है, और एटीट्यूड के अंदर जो मैं पर्सनली सबसे कहता हूँ कि हमेशा एटीट्यूड डाउन टू अर्थ का एटीट्यूड होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि कभी भी जो फलदार दरख्त होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है, कभी भी तनावर दरख्त को फल नहीं लगा करते। तो वो एक मुहावरा है जो बुजुर्गों ने कहा है, तो वो ये एटीट्यूड के हवाले से है कि एटीट्यूड जो है वो आपका हमेशा डाउन टू अर्थ होना चाहिए, लेकिन इतना भी ना हो कि लोग आपको कुचल के चले जाएं। तो देखते हैं कि इसमें स्लाइड में क्या बात की जा रही है। देखिए, ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ दैट कैन रीशेप एम्प्लॉयज एटीट्यूड्स कंसर्निंग डाइवर्सिटीज़। तो अक्सर आपने देखा होगा कि एटीट्यूड प्रॉब्लम्स होती है डिफरेंट, जैसे क्लास में भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें एटीट्यूड प्रॉब्लम होती है, आती है, तो फिर उनकी ट्रेनिंग की जाती है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, ठीक है। अब पार्टिसिपेटिंग इन द डाइवर्सिटी ट्रेनिंग दैट प्रोवाइड सेल्फ एवेल्युएशन एंड ग्रुप डिस्कशन में ये होता है कि ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि सेल्फ एवेल्युएशन भी होती है, उसमें वॉलंटियर ग्रुप होता है, सर्विस सेंटर, जैसे कि सीएसपी। अब सीएसपी की एक्टिविटी जब आप करेंगे तो एक तरीके से वॉलंटियर
क्वालिटी ऑफ वर्क होगा। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि CSP एक्टिविटी आप देखें कि ये बेहतरीन मिसाल है वॉलंटरी वर्क की, जो हम इस कोर्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर पढ़ रहे हैं कि आपकी जो CSP की एक्टिविटी है वो कहाँ लाई करती है। वॉलंटियर वर्क इन कम्युनिटी एंड सोशल सर्व सेंटर विद इंडिविजुअल ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड्स, ठीक है, कि वहाँ पे आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप देखें कि CSP एक्टिविटी आपको इसी वजह से करवाई जाती है ताकि आपका एटीट्यूड इंप्रूव हो और वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिले। तो वो गैर ज़रूरी नहीं है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि भाई ये CSP एक्टिविटी हमारी गैर ज़रूरी है, आप ये देखें कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के इस कोर्स के अंदर ये वाला पॉइंट है जो 100% मैप कर रहा है उस एक्टिविटी को, ठीक है। आगे जाके बात करते हैं एक्सप्लोरिंग प्रिंट एंड विजुअल मीडिया, ठीक है, डेट रिकाउंट एंड पोर्ट्रेट डाइवर्सिटी इशूज़। प्रिंट मीडिया जिसमें आपके अखबारात आ जाते हैं, विजुअल मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया दोनों इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है कि वो भी डाइवर्सिटी को ज़ाहिर करता है। आगे जाके जॉब सेटिस्फेक्शन हम इस कोर्स में पढ़ रहे हैं कि आप अपनी जॉब से कितनी सेटिस्फाई हैं और इसको मेजर करने के दो किस्म के यहाँ पे गोल हैं, क्वांटिफाई किया हुआ है, सिंगल ग्लोबल रेटिंग और समीशन स्कोर। यानी कि आपने एक सर्वे कर लिया और सर्वे जैसे ऊपर हमने बात की, एक फॉर्म भी मैंने आपको सैम्पल के तौर पे दिखाया जो कि एक तरीके का सर्वे फॉर्म था और उसके अंदर ये बात शामिल थी कि भाई आपने इसको क्वान्टिफाई करना है बेसिकली। आगे हाउ सेटिस्फाइड है पीपल इन देयर जॉब्स, ये एक तरीके का सर्वे फॉर्म है। सर्वे फॉर्म जैसे ऊपर हमने एग्जांपल की 1 से 5 के स्केल के ऊपर वो था क्वांटिफाई, उसको क्या हुआ था कि जॉब से सेटिस्फाइंग है। उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि भाई आपका आपके बॉस से एटीट्यूड सही है, वर्कलोड कितना है, वर्क लाइफ बैलेंस इतना है, सैलरी मुनासिब है, सेटिस्फाइंग है, इम्प्रूवमेंट है, ग्रोथ है ऑर्गेनाइजेशन में, इस टाइप के जो होते हैं क्वेश्चंस होते हैं। अब ये जो स्लाइड है ये आपको ये बता रही है कि हाउ एम्प्लॉय कैन एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन, कि अगर कोई एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होगा तो वो क्या करेगा। सबसे पहली चीज वो एग्जिट ले लेगा यानी कंपनी छोड़ देगा यानी रिजाइन कर देगा। दूसरी चीज वॉइस एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव अटेम्प्ट्स टू इंप्रूव कंडीशन, यानी कि वो अपने हालात को और इर्द गिर्द के हालात को तब्दील करने की कोशिश करेगा। तीसरी चीज लॉयल्टी में आती है, पैसिवली वेटिंग फॉर कंडीशंस टू इंप्रूव, इंतजार करे चीजों के सुधरने का। निगलेक्ट, और ये कि भाई अब देखा कि भाई दूसरी जॉब इस वक्त नहीं मिल सकती, ये जॉब करनी है, तो निगलेक्ट करे और जैसी कंडीशन है वैसे ही चलता जाए। तो ये 4 किस्म के रिस्पॉन्सेज आपके सामने स्क्रीन पे है इस वक्त कि अगर एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होगा तो वो क्या करेगा, एग्जिट करेगा या अपनी आवाज़ बुलंद करेगा, या अगर लॉयल है तो कंडीशंस के इम्प्रूव होने का वक्त इंतज़ार करेगा, टाइम देगा, या फिर निगलेक्ट करता रहेगा कि भाई जैसा है वैसे ही चलने दो। देखिए ये जो ग्राफ स्क्रीन पे आपके सामने आया है, ये y एक्सिस ये है और x एक्सिस ये है। अगर आप देखें तो x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स है और ये डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि इसमें आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे और इसमें आप नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से इसमें आप एक्टिव होंगे और इस एक्सिस पे आप आएंगे तो आप एक्टिव नहीं होंगे, दूसरे लफ्जों में कह लें कि आप बेसिकली पैसिव होंगे, ठीक है। अब ये देखते हैं कि एग्जिट का लाई करता है। एग्जिट तो ये है कि आप कंपनी छोड़ के चले गए, रिजाइन कर दिया, यानी कि इसमें एक एक्शन हो रहा है तो एक्शन जारी बात है एक्टिव में आएगा, और आप कंपनी छोड़ के चले गए यानी कंपनी की नेगेटिविटी इतनी ज्यादा थी कि आपसे रह ही नहीं गया, तो ऑब्वियसली डिस्ट्रक्टिव में इसको हमने यहाँ पे रखा है। वॉइस ये कि आप कंपनी के अंदर तो मौजूद हैं लेकिन आप अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ऑफकोर्स इसमें एक्शन है तो एक्टिव है, और आवाज़ बुलंद कर रहे हैं चीज़ों को सही करने के लिए, विच कम्स इनटू पॉजिटिविटी, तो ये कंस्ट्रक्टिव में हमने रखा है, ठीक है। इसी तरीके से लॉयल्टी है। लॉयल्टी से मुराद ये है कि आप कंपनी के साथ लॉयल हैं, आप चीज़ों के सही होने का इंतजार कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको पैसिव में रखा है। और चीज़ों के सही होने का इंतजार कर रहे हैं यानी पॉजिटिविटी का इंतजार कर रहे हैं, पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव में रखा है। निगलेक्ट वो कंडीशन है कि आप ना तो भाई इस चीज़ें को सही होने का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे, और ना ही आप अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि बस जैसा है वक्त गुजरने दो, तो ये निगलेक्ट के अंदर आएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे की स्लाइड हम देखते हैं द इफेक्ट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, कि जॉब सेटिस्फेक्शन का एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है। अगर एक एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाई है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप देखें सेटिस्फाइड वर्कर्स आर नॉट नेसेसरली मोर प्रोडक्टिव, यूजुअली प्रोडक्टिव बढ़ती है लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही प्रोडक्टिव हो। वर्कर प्रोडक्टिविटी इज हायर इन ऑर्गेनाइजेशन विद मोर सेटिस्फाइड वर्कर्स, अगर ज़्यादा सेटिस्फाइड वर्कर्स होंगे तो ऑफकोर्स उसका असर आपके वर्किंग प्रोडक्टिविटी पे भी पड़ेगा। सेटिस्फैक्शन और एब्सेंटिज्म, देखें अक्सर आपने देखा होगा कि वो एम्प्लॉय जो कि डिससेटिस्फाई होते हैं वो छुट्टियां ज़्यादा करने लगते हैं, काम पे ध्यान नहीं देते एंड ऑल डैट।
और फाइनली टर्नओवर यानी कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं अगर डिससेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है, और अगर सेटिस्फेक्शन होती है तो वो रिटेन रहते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपना फ्यूचर वहाँ देखते हैं। देखें स्लाइड में जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ओसीबी। ओसीबी ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, अगर आपको याद हो तो ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर क्या है। Satisfied employees who feel fairly treated by and are trusting of the organization are more willingly to engage in behaviors। ठीक है, वो एम्प्लॉयज़ अगर सेटिस्फाई है और वो समझता है कि ऑर्गेनाइजेशन उसको फेयरली ट्रीट कर रही है तो वो ज़्यादा ट्रस्ट होगा, इंगेज करेगा, मुख्तलिफ लोगों के साथ पॉजिटिव बिहेवियर रखेगा और वो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से बढ़ के काम अपना करेगा। डायग्राम ये देखें, ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, हर एम्प्लॉय अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है और मिला के इस सर्कल को पूरा कर रहा है। जॉब सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमने देखना है कि जॉब सेटिस्फैक्शन क्या और कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या। जॉब सेटिस्फैक्शन, अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई होंगे तो आप अल्टीमेटली अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, ये बस है इसके अंदर। सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन बिकॉज कि एक सेटिस्फाई एम्प्लॉय है वो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन को भी इंक्रीज करता है। वो कैसे करता है कि वो फ्रेंडली होता है, अपबीट होता है, रिस्पॉन्सिव होता है। अगर एम्प्लॉय उससे कोई अगर कस्टमर उससे कोई चीज़ पूछ रहा है या कस्टमर केयर सेंटर के ऊपर आया है तो वो रिस्पॉन्सिव होगा, कॉल पे रिस्पॉन्सिव होगा और उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करेगा। दे आर लेस लाइकली टू टर्न ओवर विच बिल्ड्स लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप। वो छोड़ के नहीं चाहते ऑर्गेनाइजेशन, जिससे होता ये है कि लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप्स बनती हैं और दे आर एक्सपीरियंस्ड और ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस आता है। इसकी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आप देखें कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे मैं किसी का नाम नहीं ले रहा लेकिन आपको पता है कि कराची में कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और उनके क्या हालात हैं, तो वो आपके सामने एक पेशेंट वहाँ जाता है, उसका इलाज नहीं होता, वो सुबह से शाम तक वहाँ पे आईसीयू में लेटा रहता है या वार्ड में लेटा रहता है और वहाँ पे जो है ना कोई डॉक्टर होता है, और अगर होता भी है तो उसका रिस्पॉन्स, बात करने का तरीका, उसका एटीट्यूड, उसकी लैंग्वेज, ज़ाहिर बात है अप टू द मार्क के अखलाकियात के दायरे में नहीं आती। तो होता क्या है, लेकिन वही पेशेंट अगर किसी प्राइवेट अस्पताल में जाता है जहाँ हज़ारों लाखों रुपया फेंकता है तो उसका वही डॉक्टर सही तरीके से इलाज करता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर उस गवर्नमेंट के अस्पताल, उसके एनवायरनमेंट, अपनी तनख्वाह या डिफरेंट फैक्टर्स, वो एक अलग बात है, एक अलग डिबेट है कि वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, उससे सैटिस्फाई नहीं है, तो वो कभी भी कस्टमर सैटिस्फैक्शन नहीं ब्रिंग कर सकता। ज़ाहिर बात है पेशेंट उस वक़्त तो उसका कस्टमर ही हुआ ना, एक तरीके से कहना चाहिए, क्योंकि वो खुद सैटिस्फाई नहीं है। लेकिन वही डॉक्टर जब आगा खां या लियाकत या किसी बड़े हॉस्पिटल में जाता है, साउथ सिटी हॉस्पिटल में जाता है, एक मिसाल के तौर पे, तो वही डॉक्टर वहाँ पे कस्टमर सैटिस्फैक्शन भी ब्रिंग करता है, उसके केपीआई भी चल रहे होते हैं, अपनी केपीआईज़ को भी मेंटेन रखता है एंड ऑल दैट। केपीआई पे भी बात हो चुकी है अगर आपको याद होगा तो। डिससैटिस्फाइड कस्टमर इंक्रीज जॉब एम्प्लॉय डिससैटिस्फैक्शन, यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि अगर कस्टमर डिससैटिस्फाइड है तो वो जॉब डिससैटिस्फैक्शन को इंक्रीज करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चैप्टर 3 ख़त्म हो गया है हमारा, और मैंने अब नेक्स्ट क्लास से आपको असाइनमेंट और क्विज़ देना है, तो आई होप कि आप तैयार हो गए होंगे असाइनमेंट और क्विज़ के लिए, क्योंकि 3 चैप्टर्स हम कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम कि आपने केस स्टडी को सॉल्व करना है, और मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक से फिर केस स्टडी भी आ रही है हमारे पास, और एक क्विज़ भी आ रहा है, यानी एक असाइनमेंट और एक क्विज़ आ रहा है। और वो मैं आपको बता दूँगा सीआर से कोऑर्डिनेट करके कि क्विज़ किन चैप्टर्स का आ रहा है, और केस स्टडी तो जितना पड़ा उसमें से कहीं की भी हो सकती है। तो चैप्टर 4 पे अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मूव कर रहे हैं, जो कि प्योर पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज़ के ऊपर है। और चैप्टर 4 जैसे कि आपकी कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है और कोर्स आउटलाइन में इससे मुतालिक चीज़ें हैं, तो अब हम इसको देखते हैं कि चैप्टर 4 जो है वो क्या चीज़ों को डिस्कस करता है आगे जाके। ठीक है, ये कुछ स्लाइड्स यहाँ पे रिपीट हो रही हैं तो आप इसको छोड़ दें, हम पर्सनैलिटी की तरफ आते हैं। देखें ये चीज़ मैं कुछ जो नई चीज़ें 1-2 स्लाइड में करवाना चाहूँगा आपको, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले। देखें ये जो स्लाइड है ये देख लें कि जो जॉब इंगेजमेंट है वो किस किस तरीके से, इसको मैं जूम कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और आप ये देखें कि सम अप कर रही है सारी चीज़ों को। तो वो चीज़ें जो पिछले चैप्टर में पिछली स्लाइड पे क्लियर नहीं हुई हैं आपको, वो स्लाइड से भी क्लियर हो सकती हैं। ये देखें जॉब इंगेजमेंट है,
जॉब एंगेजमेंट से मुराद है कि आपने अपनी जॉब में एंगेज रहना है, यानी कि लग के काम करना है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्लास कब हो रही है, किस तरह से हो रही है, क्या असाइनमेंट कुछ दिए जा रहे हैं। ऑब्वियसली जब आप एंगेज होंगे कोर्स में तभी आप करेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अब आप ये देखें कि ये इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब, ये भी जॉब एंगेजमेंट में का पार्ट है, इसमें आ रही है। पर्सनल रेलिवेंस एंड जॉब टू आइडेंटिटी आइडेंटिफाई एंड ट्रेनिंग, ठीक है। आपकी उसमें पर्सनल इंगेजमेंट भी होनी चाहिए, पर्सनल कंट्रोल भी जॉब के होना चाहिए, और एसओपी और केपीआईज भी आपको क्लियर होने चाहिए। हम एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जेडी से मुरा जॉब डिस्क्रिप्शंस। ये चीज़ें हम देख चुके हैं लास्ट स्लाइड में, लास्ट वीडियो लेक्चर में देख लीजिएगा। केपीआईज को भी हमने डिस्कस किया है। एसओपी रूल्स एंड रेगुलेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं उसको कहते हैं। जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपने जॉब में करना क्या है एक्चुअली, ठीक है, उसी बेस पे आपके केपीआई मेजर किए जाते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आ रही हैं जॉब एंगेजमेंट में। यहाँ से आउटपुट निकल रहा है। पहला आउटकम एब्जॉर्प्शन एफर्ट प्रिजर्वेंस, यानी कि आपने उनको एब्जॉर्ब किया, समझा, एफर्ट की, वगैरह वगैरह। नेचर ऑफ स्ट्रेसर्स एट वर्क, हर जॉब के अंदर एक स्ट्रेसर होता है। स्ट्रेस से मुराद ये कि एक ऐसी चीज़ जो कि आपको खामा खा में वो करती है, इरिटेट करती है अपनी जॉब को परफॉर्म करने से, ठीक है। इसी तरीके से डिजिटल आउटकम, हेल्थ, वेलबींग, और ये फाइनली सब आप ये देखें एरोज जाके आपकी जॉब परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सही हो गया जी। देखिए जॉब सेटिस्फैक्शन एक छोटी सी, मैं आपको ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, बात बता दूं कि जो सर्वे किए जाते हैं उसमें ये 1 से 5 का स्केल है। 5 इसने कहा है कि हाईली डिससेटिस्फाइड है, और 1 जो है हाईली सेटिस्फाइड है, ठीक है। इसी तरीके से ये एक सर्वे फॉर्म का एक स्नैपशॉट लिया गया है कि हम किस तरीके से प्रैक्टिकली जब एचआर सर्वे करवाता है तो ये एग्जांपल दे के समझाया गया है कि किस तरीके से जो है वो हम क्वांटिफाई करते हैं इन सब मतलब पैरामीटर्स को। हाईली सेटिस्फाइड 1 है, 5 जो है वो हाईली डिससेटिस्फाइड है। ज़रूरी नहीं कि आप ये स्केल रखें, आप 1 से 10 का भी स्केल रख सकते हैं, लेकिन जो ये बुक में एग्जांपल मौजूद है हम उसको लेके चल रहे हैं, और इसमें यूजुअली 1 से 5 का एनफ होता है स्केल। अब नेचर ऑफ वर्क से आप कितना सेटिस्फाइंग है, वो कहता है मैं 3 हूँ ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5। सुपरविजन यानी आपका जो सुपरवाइजर उससे आप सेटिस्फाई हैं, वो उसने किसी ने कहा मैं 4 हूँ। इसी तरीके से प्रमोशन के मामले में किसी ने कहा 3। रिलेशंस विद कोवर्कर्स, आपके अपने कुलीग के साथ कैसे रिलेशंस हैं, किसी ने कहा 4 मिसाल के तौर पे। ओवरऑल रेटिंग आपने फिर यहाँ पे एवरेज लिया सबको, तो आपने देखा कि 1 से 5 के स्केल पे आप 3.75 पे स्टैंड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ये जो एरो का निशान है स्टैंड कर रहे हैं, तो आप हाईली डिससेटिस्फैक्शन के नज़दीक है। सेटिस्फैक्शन के नज़दीक नहीं है क्योंकि सेटिस्फैक्शन तो 1 है यहाँ पे। तो इस सर्वे के मुताबिक आपने क्वांटिफाई कर लिया अपनी जॉब सेटिस्फैक्शन को या डिससेटिस्फैक्शन को। तो समझाने का मकसद ये है इस स्लाइड के थ्रू कि जो एचआर के अंदर सर्वे हो रहे होते हैं प्रैक्टिकली, जब काम होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो किस तरीके से हो रहा होता है, उनके पीछे वर्किंग क्या होती है। क्योंकि इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा एचआर का भी आइडिया होना चाहिए, और ये सारे सर्वे फॉर्म्स एंड ऑल डैट ये चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। व्हाट डिटरमिन्स जॉब सेटिस्फैक्शन। अब ये जो है जॉब सेटिस्फैक्शन यूजुअली देखा जाए तो हर बंदे के लिए अलग होती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं जॉब से सिर्फ उस वक्त सेटिस्फाई होऊंगा जब मेरी सैलरी 2 लाख या इससे ऊपर हो, उसके लिए फाइनेंशियल पैरामीटर है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं जॉब से उस वक्त सेटिस्फाई होऊंगा कि बस मुझे घर के नज़दीक में कहीं जॉब मिल जाए। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं। गवर्नमेंट जॉब में सैलरी कम होती है यूजुअली, ठीक है, वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट भी ऐसा नहीं होता प्रोफेशनल, पंखे काम नहीं करती, एसी काम नहीं करता, लेकिन सेटिस्फाई है कि पेंशन मिलेगी, सेटिस्फाई है कि भाई कोई निकाल नहीं सकता, सेटिस्फाई है, इत्मीनान है कि सारी ज़िंदगी जॉब चलेगी, ठीक है। सेटिस्फाई है कि कोविड आ गया, सारी दुनिया में जॉबें ख़त्म हो गई लेकिन गवर्नमेंट जॉब चल रही है। तो उसके लिए सेटिस्फेक्शन का मकाम अलग है। कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं है, वो ये कहते हैं जो यंगस्टर हैं कि भाई हमें आगे जाना है, हमें बाहर जाके जॉब करनी है, हमें एरिक्सन में जॉब करनी है, हमने नोकिया में फलाने कंपनी में जॉब करनी है, हमने यूएस जाना है, हमने यहाँ पे बहुत नोट छापने, किसी ने दुबई जाके जॉब करनी है। तो यूजुअली इस सवाल का जवाब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन जो सर्वे किया गया और रिसर्च के मुताबिक ये 6 पैरामीटर डाले गए जॉब सेटिस्फेक्शन में जो आपकी बुक के अंदर है। इसके अंदर कंपनसेशन यानी जो आपकी सैलरी है, जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं, सुपरविजन यानी जो आपका बॉस है। एक बड़ी अच्छी पोस्ट लिंक्डइन पे चल रही है कि ज़्यादातर लोग जो जॉब छोड़ते हैं वो जॉब की वजह से नहीं, अपने बॉस की वजह से जॉब छोड़ते हैं। वो जॉब को क्विट नहीं करते, बॉस को क्विट करते हैं। ये बहुत अच्छी पोस्ट है। एक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होना चाहिए। टीम वर्क, ऑब्वियसली टीम वर्क के बगैर काम हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। वर्क एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली जैसे वर्क एनवायरनमेंट की बात की, अभी मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की भी आपको एग्जांपल दी।
और इसके साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ साथ मैंने आपको गवर्नमेंट सेक्टर की भी ऑर्गेनाइजेशन दी कि एक प्राइवेट सेक्टर है। अब जैसे आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो ये प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे बेटा ये वर्क एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ हल्का से एसी पंखा ना चले, लाइट ना चले, आप शोर मचा देते हैं, लेकिन वहाँ पे आपके सामने हालात आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ये सारी चीज़ें देखें, स्लाइड में लिखा हुआ है, ये वही सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया जिनको मैंने करवाया है, और फिर ये वही सारी चीज़ें दोबारा आ रही हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ें। ठीक है, तो अब हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 जिसकी बात कर रहे थे, और चैप्टर 3 पे काफ़ी डिस्कस हो चुका है। तो लेट्स कम टू चैप्टर 4, पर्सनैलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले पर्सनैलिटी को हम देख रहे हैं, और पर्सनैलिटी के अंदर यहाँ पे सबसे पहले पर्सनैलिटी की डेफिनेशन क्या है। इस डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को अ, एक जनरल बात बता रहा हूँ कि आपके ज़हन में पर्सनैलिटी, अगर मैं ये कहूँ कि यार कोई बंदा है उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तो आप क्या समझते हो इससे? पर्सनैलिटी के अंदर सिर्फ ड्रेसिंग नहीं आती, पर्सनैलिटी के अंदर सिर्फ उसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं वो नहीं आता, बात करने का तरीका वो भी सिर्फ नहीं आता, आता है। पर्सनैलिटी के अंदर ड्रेसिंग भी है, बात करने का तरीका भी है, उसका एटीट्यूड भी है, कैसे बिहेव कर रहा है वो भी है। ये सारी चीज़ें एटीट्यूड, बिहेवियर, वैल्यू वगैरह हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। ये सब मिलके एक बंदे की पर्सनैलिटी बनाती हैं। हम ये समझते हैं कि किसी ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं सिर्फ, तो सिर्फ पर्सनैलिटी वहाँ तक महदूद है, ऐसा नहीं है। पर्सनैलिटी सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने तक महदूद नहीं है, इसके बियॉन्ड भी है। उसमें क्या आ जाती हैं, आपका एटीट्यूड, आपके बात करने का तरीका, आपके रिस्पॉन्स करने का तरीका, आपका बिहेवियर, और सैकड़ों किस्म की चीज़ें आ जाती हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़े हम देखेंगे, और यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। आपके सोचने तक का तरीका, आपके फील करने और आपके एक्टिंग तक का तरीका आ जाता है पर्सनैलिटी के अंदर। तो अगर आप ये देखें कि पर्सनैलिटी की ऑफिशियल डेफिनेशन जो स्क्रीन पे इस वक्त स्लाइड पे आपके सामने है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग, कि आपका एक पैटर्न, यानी कि सोचने का आपका जो बेसिकली तरीका है, फील करने का और एक्ट करने का, वो क्या कहलाता है, पर्सनैलिटी। और 4 मेजर पर्सपेक्टिव होते हैं पर्सनैलिटी के। सबसे पहले लिखा है साइको एनालिटिक, दूसरा ट्रेट, तीसरा ह्यूमैनिस्टिक, चौथा सोशल कॉग्निटिव। इनके आगे लिखा है साइको एनालिटिक अनकॉन्शियस मोटिवेशंस, यानी कि ये वो मोटिवेशन है जिसका आपको पता ही नहीं है, आपके जहन के अंदर है, एक मोटिवेशन है आपके जहन के अंदर, जब फीफा वर्ल्ड कप होना चाहिए, ये मोटिवेशन है, पीएसएल दोबारा शुरू हो जाए कराची में, इंशाल्लाह होगा। ठीक है, ये मोटिवेशन है। ट्रेट, ट्रेट एक कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेसिफिक डायमेंशन है पर्सनालिटी की। ह्यूमैनिस्टिक इनर कैपेसिटी फॉर ग्रोथ, ह्यूमैनिस्टिक से मुराद ये है कि आपकी जो इनर कैपेसिटी है ग्रोथ की, वो क्या है। सोशल कॉग्निटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी सोशल से मुराद एनवायरनमेंट है, सोसाइटी है, कि आपके एनवायरनमेंट का कितना इन्फ्लुएंस है। और कॉग्निटिव यानी आपका जहन से ताल्लुक, जिसका सोच विचार से ताल्लुक। तो आपको याद होगा अगर आप फर्स्ट चैप्टर के ऊपर जाएं, तो मैंने आपसे क्या बात उस वक्त कही थी कि ये जो कोर्स है कई सारी चीज़ों को आगे जाके टच करेगा, और सोशल साइंस की कई ब्रांचेस को टच करेगा। तो आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें सोशल, कॉग्निटिव और ह्यूमैनिस्टिक और वो जितनी भी फील्ड्स हमने देखी थी उस वक्त, ये सारी चीज़ें अब आना शुरू हो रही हैं। तो मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कोर्स को बहुत ज़्यादा आसान भी ना समझा जाए कि बगैर पढ़े आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। इसमें काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, रिसर्च है पूरी। ठीक है, साइकोलॉजी भी इसमें इंक्लूड है इसके अंदर, और सोशल साइंस और मैनेजमेंट साइंस का भी कंटेंट इंक्लूड है। ठीक है, और बुक आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि सारी चीज़ें स्लाइड के ऊपर नहीं है, कुछ मैं बता रहा हूँ वीडियो लेक्चर के अंदर, कुछ जो लाइव जूम पे लेक्चर हो रहे होते हैं उसके अंदर बता रहा हूँ, कुछ आपने बुक से पढ़नी है। तो जब तक आप बुक स्टडी नहीं करेंगे कंप्लीट चैप्टर, इस कोर्स का हक अदा नहीं होगा। और एग्जाम में ऑब्वियसली मैं फिर कह रहा हूँ, ये चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं कि एग्जाम में चीज़ें पूछी जाएंगी अगर वो चीज़ बुक में है और चैप्टर हो चुका है। तो आपने बुक यानी सेल्फ रीडिंग मटेरियल आपका जो है वो आपने ज़रूर पढ़ना है, वो आपका काम है और वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आपने बेशक मुझसे पूछना है। देखिए, पर्सनैलिटी के ऊपर जो है, जैसे मैंने आपको ये बात बताई कि डिफरेंट साइंटिस्ट आए, या डिफरेंट जो है जिसे कहते हैं लोगों ने इसके ऊपर काम किया, रिसर्च किया, और यूनिवर्सिटी में, और ये 18वीं सदी के अंदर भी फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी आई थी कि पर्सनैलिटी है क्या। क्योंकि डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं पेशेंट्स में, अब ये थोड़ा साइकोलॉजी का पार्ट आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं, तो जो कि फिजिकल किसी खुदा ना खास्ता मसले का भी बाइस बन सकते हैं। तो काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। देखें, व्हाट कॉज न्यूरो
न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इन पेशेंट विद नो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, अगर किसी में कोई जहनी प्रॉब्लम नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं? तो हिप्नोसिस, साइको एनालिसिस, अनकॉन्शियस फ्री एसोसिएशन, ये चीज़ें हैं। ये हाईली साइकोलॉजी के अम्ब्रेला के अंडर आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर इसलिए वक्त नहीं लगाऊंगा क्योंकि यहाँ से चीज़ें फिर आप लोगों के लिए मुश्किल होती जाएंगी, क्योंकि साइको एनालिसिस एक अलग चीज़ है, उसको हम समझेंगे, हिप्नोसिस एक अलग चीज़ है, एंड देन फ्री एसोसिएशन। तो जस्ट मूव ऑन, ठीक है, कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा फील्ड से रिलेटेड चीज़ें हमारी नहीं है, हम उसको सिर्फ जस्ट टच करेंगे। ये स्लाइड देखें, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहा है कि जो आपका माइंड है वो एक आइसबर्ग की तरह है, यानी कि बर्फ के एक तोदी की तरह है। उसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट जो ऊपर नजर आ रहा है और एक जो नीचे समंदर के अंदर है जो नजर नहीं आ रहा। जो नजर आ रहा है वो आपका कॉन्शियस है, और वो आप ये देखें बहुत थोड़ा सा हिस्सा है ऊपर, लेकिन 75% हिस्सा इस आइसबर्ग का इस समंदर के नीचे है। जिसका मतलब ये है जो नजर नहीं आ रहा ये आपका सबकॉन्शियस है, या अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस कहते हैं इसको, ठीक है। ये अनकॉन्शियस लिखा हुआ है यहाँ पे, अनकॉन्शियस भी कहते हैं। अनकॉन्शियस हिस्सा है, यानी कि ये कॉन्शियस है, और ये देखें एरो का निशान यहाँ पे शो कर रहा है, अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस वो हिस्सा है जो कि उस वक्त भी काम कर रहा होता है जब आप सो रहे होते हैं। कॉन्शियस जो इस वक्त आपके सामने, जैसे अभी आप एक क्लास ले रहे हैं, ये आपका कॉन्शियस माइंड है, क्लास इस टाइम पर ही आपका कॉन्शियस माइंड है। लेकिन अनकॉन्शियस वो है जो कि इस वक्त आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी कोई पुरानी मेमोरीज हैं 10-15 साल 5 साल पुरानी, आपके कोई फ्यूचर प्लान्स हैं कि आपने आगे जाके क्या करना है, ग्रेजुएशन के बाद आपने बाहर चले जाना है, जॉब क्या करनी है, बिजनेस क्या करना है, वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी चीज़ें अभी इस वक्त जब आप क्लास ले रहे हैं आपका माइंड, या हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर रिकॉर्डेड हैं, पोशीदा हैं, छुपी हुई हैं, और दिमाग इस पर मुसलसल काम कर रहा है कि यार मैंने कब करना है, कब ये यहाँ से निकलना है, कब क्या करना है। और सबसे ज़्यादा दिमाग का हिस्सा ये इसी पे काम कर रहा होता है, और यही हिस्सा दिमाग का सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। रिसर्च ने ये बात साबित की कि जब आप सो रहे होते हैं, तो जब आप जागने से सोने की भी ट्रांजिशन जो हो रही होती है, आपकी ब्रेन की एक्टिविटी उस वक्त सबसे ज़्यादा होती है, और वो उस वक्त सही चीज़ें, फैसले कह लो या जो भी है वो चीज़ें कर रहा होता है। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस वाला या अनकॉन्शियस वाला, ये वाला जो माइंड का पार्ट है, ये वर्क कर रहा होता है, और आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा इसी को दिखाया गया है। कॉन्शियस का पार्ट ये है कि जो इस वक्त रियलिटी में आपके सामने, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, इस वक्त आप क्लास ले रहे हैं, स्लाइड आपके सामने में, आप मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका कॉन्शियस वाला पार्ट है, ठीक है। और अनकॉन्शियस जिसमें आपकी थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, विशेज हैं, मेमोरीज हैं, एंड ऑल डैट। रिप्रेशन, बैनिशिंग अनएक्सेप्टेबल थॉट्स एंड पैशंस टू अनकॉन्शियस। रिप्रेशन क्या है कि जो अनएक्सेप्टेबल थॉट्स हैं, जिसको नेगेटिव थॉट्स कह लो, उल्टे सीधे ख्यालात हैं, उनको ख़त्म करो और ये सारा चीज़ें करो, ठीक है जी।